शुरू से बताना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, बस ये आपका शुरू हो गया। रिकॉर्डिंग चालू है। तो आप एंड में जाएंगे, खत्म होगा जब यहाँ कर देंगे तो एग्जिट जो है। हाँ जो कर रहे हैं 56 शुरू है अभी आज 10:45। हाँ फिर ग्रेड हो जाएगा। बोर्ड तिरछा आ रहा है, क्या इसकी स्टैंड काम है? तिरछा आ रहा है लेकिन ठीक है सर, विजिबिलिटी क्लियर है। जी 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 सर क्लियर है। हाँ विजिबिलिटी क्लियर है सर। जी सर शुरू कर दें? हाँ सर हाँ करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर है सर। सर क्लियर ना? स्टूडेंट्स अपना अपना माइक ऑफ रखेंगे, म्यूट कर लेंगे। सभी छात्र अपना सर अपना माइक म्यूट ऑफ कर लें, जिससे कि आवाज क्लियर आप सभी को सुनाई दे। जी जी ओके सर। नहीं, बच्चों का जैसे म्यूट करना है, जैसे गूगल मीट वगैरह में होता है। तो हाँ, इसमें भी तो होगा कि यहाँ से म्यूट किया जाए। नहीं, कल भी ऐसे बोल के करा दिया था। वो तो कर कुछ क्वेश्चन कैरी करना होगा तो वो अपना वीडियो माइक ये है, ये माइक आपके लिए है। हाँ, ये तो हमारे लिए है। ये म्यूट ऑल ये लिखा हुआ है, यहाँ पे म्यूट ऑल लिखा है ना, अब इसको म्यूट कर दीजिए। कहाँ है इसमें म्यूट ऑल में ये सब म्यूट हो जाएंगे। ये वाला ये आपका है माइक। सर सभी बच्चों ने माइक ऑफ कर दिया है, म्यूट ऑल मत कीजिए, क्योंकि किसी को आप जो कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो सर से पुटअप कर सकता है। वैसे सभी ने जो है माइक ऑफ किए हुए हैं अपने। मैं मनोज अग्रवाल फ्रॉम द यूपीएससी क्लासेस। आज आपका बायोलॉजी का सेकंड टर्म है। इससे पहले हमने आपको कल जनरल डिस्क्रिप्शन बताया था, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी बताया था, डिस्कवरी बताया था। बायोलॉजी में हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बताया था आपको कि कैसे यहाँ पर डाइजेशन और न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन बताया था, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था आपको, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हमने आपको हार्ट के बारे में बताया था कि कैसे ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से देखते हैं, जो हार्ट साउंड होता है उसको स्टेथोस्कोप से देखते हैं, पल्स क्या होता है। फिर इसके बाद आज हम आते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक में एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र।
आपको पता है फूड का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल बचता है, अनडाइजेस्टेबल फूड, उसको यहाँ पर एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन और एक्सक्रीशन में बहिक्षेपण में अंतर है, इजेशन है। तो उत्सर्जन में the removal of the nitrogenous waste material from the body is called the excretion, and the organs which help in excretion called the excretory organs, उत्सर्जी अंग, and the various excretory organs constitute make the excretory system। तो यहाँ पर जो उत्सर्जन करने वाले हैं क्या पढ़ेंगे यहाँ पर removal of nitrogenous waste material from the body। शरीर से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें वेरियस टाइप के नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होते हैं। में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं? सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं कौन सा? अमोनिया। आपको पता है अमोनिया यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स में बनती है और क्या होती है? डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और एनिमल्स which release ammonia are called ammonotelic, and this type of excretion is called the ammonotelism। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? प्रोटोजोआ, ओलिफेरा and aquatic organisms। जलीय जीव में उसमें अमोनिया एसिड की प्रोडक्ट होता है। अमोनिया के बाद होता है यहाँ पर एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड भी रिलीज होता है जहाँ पे इसमें that animal start the ammonotelic, and this type of excretion is called the ammonotelism। तो आपका जो यूनियो और पाइला है, शंख और घुंगे, वो एमिनोटेलिज्म होते हैं। उसमें एमिनो एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होता है। इसके बाद हम आते हैं यूरिया। आपको पता है यूरिया एक डिसॉल्व इन वाटर, इट इज कॉल्ड द यूरिन। तो यूरिया सिक्रीट करने वाली यूरियोटेलिक, जो यूरियोटेलिक है उसमें एग्जांपल है यहाँ पर एडल्ट, एम्फीबियन एंड मैमेलियन। ठीक है, तो क्या है? यूरियोटेलिक। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वेस्ट मटेरियल होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा होता है, एंड द एनिमल्स व्हिच secrete यूरिक एसिड इज कॉल्ड द यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब यूरिकोटेलिक में क्या होता है? यूरिक एसिड के एग्जांपल है यहाँ पर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो वाटर कंजर्व करते हैं एनिमल, वो बहुत कम वाटर अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी की कमी ना होने पाए तो यूरिकोटेलिक होता है। तो आपने देखा मोनोटेलिक, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एक्सेट्रा।
these are the various activity based materials. ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑर्गन कौन सा है? किडनी। हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं हम देखिए कैसा है यहाँ पर किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर। बीन शेप रेडिश स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय किससे सराउंड होता है यहाँ पर? रीनल मेम्ब्रेन। रीनल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इट्स वन सरफेस इज this is called a convex structure, convex face, and this is called the concave face. एक सतह एक्सटर्नल होती है, एक सतह ऑर्थोगोनल होती है। The concave face towards the center, तो कहाँ होती है किडनी हमारी? जहां पर हम बेल्ट लगाते हैं, नाभि के दोनों ओर से 2 इंच नीचे जहां बेल्ट लगाते हैं दोनों ओर एक किडनी होती है। और इसका जो कॉन्वेक्स फेस होता है पेरिफेरल होता है, जो कॉन्केव फेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है। अब जो कॉन्केव फेस की कॉन्केविटी है दैट इज कॉल्ड द हाइलस। हिंदी में कहते हैं वृक्क नाभि। वृक्क नाभि एंड एक ट्यूब या कैनाल which release out from the hilus is called the urethra। हिंदी में कहते हैं मूत्रवाहिनी। Internally kidney is differentiated into 2 parts। जो हमारा वृक्क है वो 2 भाग में विभाजित है। It is the cortical part, cortical part, ठीक है, and this is the अंदर क्या होता है medullary part। This is the medullary part। परिधि के भाग cortical है, परिधीय है, और अंदर का medullary है। The medullary part is differentiated into pyramid structure। These are called the medullary pyramids। These are 8 to 18 pyramid structures called the medullary pyramid। So side का part cortical है, central part medulla है। Medulla is differentiated into the various medullary pyramids, and kidney functions as the filter of the, जो फिल्टर करती है ब्लड। इसकी यूनिट क्या है? The kidney contains 10 to 12 large tubular structures। Kidney is made up of 10 to 12 large fine tubules, fine tubular known as the nephron। इसके अंदर 10 से 12 लाख पॉइंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पर मैं एक नेफ्रॉन बना रहा हूँ।
दिस इज द स्ट्रक्चर। क्या है यहाँ पर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। उत्सर्जन की संरचनात्मक इकाई क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इसी इकाई के वास्तव में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, और जो यूरिया बनता है वो बनता किसमें है? लीवर में है, लेकिन उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो दिस इज द बोमेन कैप्सूल। कैप्सूल हमारा सुना है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। नाउ दिस इज द इंटरमीडिएट पार्ट called the proximal convoluted tube. This is the U-shaped structure called the Henle loop. Henle's loop. This is the again the structure called the distal convoluted tube. और लास्ट में एक कनेक्टिंग तो सारी कनेक्टिंग डक्ट आपके से मिलती है, पूरी बाहर और कनेक्टिंग डक्ट ओपन सीधा इसमें होती है। दिस इज द यूरेटर। और अंत में यहाँ पर यूरेटर जब खुल जाती है, इसके थ्रू यूरिया वाटर में डिसॉल्व होकर यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। सर्जन होता है, आप देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन प्रक्रिया है वो पूरी कौन सा थी? फर्स्ट है यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारी बॉडी में यूरिया बनना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर होता है कौन सा? यूरिक फॉर्मेशन। जो यूरिया फॉर्मेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन द लिवर, इसमें होता है। और यूरिक फॉर्मेशन किसमें होता है? इसका मतलब है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन में दोनों का रोल है, लीवर का भी और किडनी का भी। तो लीवर के अंदर जो यूरिया बनता है कैसे बनता है? अमोनिया और CO2 की क्रिया जब होती है लीवर सेल्स में in the presence of urease enzyme, urease it makes the urea plus। आप देख रहे हैं अमोनिया प्लस CO2 in the presence of urease enzyme converted by urea। This process is called the Krebs and Steve process। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ क्या बनता है? यूरिया बनता है। यहाँ पर 3 अमीनो एसिड होते हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। फिर उसके बाद हमारी किडनी क्या करती है? यूरिया की ब्लड के थ्रू इम्प्योरिटीज आ रही हैं, और ब्लड जो पतली पतली कैपिलरीज, उन कैपिलरीज को फिल्टर करके यहाँ पर जो यूरिया है, यूरिया वाटर में डिसॉल्व होकर के इस पूरी ट्यूब से अल्टीमेटली कनेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर मूत्र वाहिनी में पहुंच रही है, और वहां से यूरिन बाहर निकल रही है, और शरीर में यूरिया का लेवल वाटर में डिसॉल्व होकर धीमे धीमे कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आप देखें कि शरीर में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण कंट्रोलिंग सिस्टम है तो दो है, एक नर्वस सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम।
Nervous system is also called the fast messenger या फास्ट मैसेंजर। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है अंतःस्रावी तंत्र, तो इसमें यहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में मैसेज को ट्रांसफर करता है। जैसे किसी ने यहाँ पर पूछा, यहाँ से तुरंत मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम में गया और नर्वस सिस्टम से ब्रेन ने उसको एनालाइज किया और ब्रेन ने एनालाइज करके तुरंत रिस्पॉन्स आया, हमने अपना हाथ क्या कर लिया, हटा लिया। दिस इज ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, इट इज ए फास्ट मैसेजिंग सिस्टम। और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मनुष्य की ग्रोथ हो रही है, तो ये स्लो मैसेजिंग सिस्टम में ग्रोथ एकदम से नहीं हो जाती कि एक दिन में आपको क्लियर दिखाई देगा। तो आज हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो नर्वस सिस्टम आपको पता है कि फास्ट मैसेजिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में मैसेज ट्रांसफर होता है। और मनुष्य में देखें तो नर्वस सिस्टम यहाँ पर तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा ठीक। पहले बात है सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका। आप तो ऐसे समझ लीजिए कि दिस इज द ब्रेन, स्कल खोपड़ी के अंदर जो पार्ट, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तंत्रिकाएं हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी को तो वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में सेंट्रल, ये क्या है, केंद्रीय सेंट्रल पार्ट, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में साइड से जो नर्व्स आकर के मैसेज को आ रही है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में चाहे ब्रेन में, दैट मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ऑटोनॉमस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी स्पाइनल से जो नर्व इंपल्स या जो नर्व इससे निकल करके इंटरनल ऑर्गन्स में जा रही है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जैसे वहां पर किडनी की इकाई क्या थी, नेफ्रॉन, उसी तरह से नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है, न्यूरॉन। इट इज मेड अप ऑफ द मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स। It is the structural and functional unit of nervous system। ठीक है, तो कैसे बनता है आपको न्यूरॉन या स्ट्रक्चर कैसा होता है, this part is called the cytosol, कोशिका काय, इसका ओवल which contains a clear nucleus and various thread-like structures called the dendrites, which receive the message। कहीं से भी अगर कोई पिच करते हैं या हीट पड़ रही है या सनलाइट हो रही है, तो जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, एंड फ्रॉम द साइटोन ए अनब्रांच्ड
single structure arises called the axon that carry the message. ये मैसेज रिसीव करता है डेंड्राइट, मैसेज कैरी करता है, और these are the टेलोमेरिया. This is the axon. This is the structural and functional unit of nervous system. अब ये न्यूरॉन है, वेरियस न्यूरॉन्स मेक द नर्व, कई न्यूरॉन्स मिलकर नर्व बनाते हैं तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका. अब अगर कोई न्यूरॉन या कोई नर्व मैसेज को एटमॉस्फेयर से ब्रेन तक ले जा रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेंसरी, संवेदी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से इंपल्स या मैसेज को हमारे शरीर के अंदर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, तो संवेदी तंत्रिका. अगर कोई नर्व हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक ला रही है, ठीक है, तो ला रही है अंदर, वो संवेदी, जो बाहर मैसेज ले जा रही है ताकि हम डिटेक्ट कर सके, वो क्या है यहाँ पर, मोटर माने चालक. And most of the neurons are interneurons. क्या होते हैं, कनेक्टिंग होते हैं. शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, the longest cell of the body, nerve cell, ठीक है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है. सपोज करिए कि अगर पैर में चोट लगती है हमारे पैर के अंगूठे में, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक सूचना ला रही है, नर्व ला रही है, सॉरी नर्व सेल ला रही है, न्यूरॉन ला रहा है. अगर वो बीच में छोटा पड़ जाता है, तो जैसे रस्सी में हम गांठ लगाकर उसको बढ़ा देते हैं, उसी तरह से न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं. तो यहाँ पर इस अगर न्यूरॉन छोटा पड़ गया, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने के लिए दिस इज द कनेक्टिंग सिस्टम, द एक्सॉन बटन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड द, इस वाले फंक्शन को यहाँ पर क्या कहते हैं, साइनेप्स, युग्मन बंधन. ठीक है, तो आपने नर्व भी देख लिया, सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, या अब नर्वस सिस्टम में हम आते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और कौन सा, ऑटोनोमस. शॉर्ट पढ़ लेते हैं. दिस इज द ब्रेन. ये हमारा जो ब्रेन है, इट इज सराउंडेड बाय द, ये तो इसका एक खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन है. ये 3 लेयर्स में क्या है, दिस इज द ड्यूरा मैटर, पहली लेयर है ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड फाइव and the space between the dura mater and arachnoid is called the subdural space, and the space between the arachnoid and pyramid is called the subarachnoid space, and both of these cavities contains the liquid called the cerebrospinal fluid, जिसके कारण से मेम्ब्रेन के बीच में नमी रहती है और चोट लगती है तो डैमेज कम होता है. फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर दिस होल पार्ट. This is called the cerebrum. कौन सा पार्ट है, cerebrum, मस्तिष्क. तो आप देखें कि हमारा जो ब्रेन है, पहले हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पार्ट में बांट दिया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन को फिर से डिवाइड किया 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क. ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो है इसको फ्रोजन सेफेनॉन कहते हैं. इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है यहाँ पर मध्य मस्तिष्क को. तो मध्य मस्तिष्क में आपका ये वाला जो हो गया
आगे मस्तिष्क में आपका सेरिब्रम आ जाता है, ठीक है। फिर आपके हाइड में क्या है, मेन पार्ट है सेरिब्रम एंड डायनेसेफ्रॉन। मिड ब्रेन ही है, मिड ब्रेन में पार्ट आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। फिर उसके बाद आता है आपका पॉन्स, और फिर कौन सा आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सेरिब्रम है, ठीक है। प्रमस्तिष्क में सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल ढेर सारे भाग होते हैं। मेन ब्रेन का या मेमोरी और इंटेलिजेंस सब के लिए सेरिब्रम दो पार्ट में बटा होता है। ऐसे जब पोस्टमार्टम करते हैं आधा इधर आधा इधर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध बीच से कॉर्पस कैलोसम नामक। नाउ दिस इज द this is डायनेसेफ्रॉन। इसके अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम का कनेक्टेड होता है। दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द सेरिबेलम। क्या कहते हैं इसको, सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम होता है यहाँ पर, वो सेरिबेलम होता है कहने के लिए बैलेंस के लिए, बॉडी का बैलेंस। यहाँ पर चोट लग जाती है तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। टू हेमिस्फीयर, सेरिबेलम हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट पॉन्स कहलाता है, ठीक है, हमारे हार्ट की पंपिंग को बैलेंस करता है। एज वेल एज दिस इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसके बाद इसमें समझते स्पाइनल कॉर्ड में, दिस इज द स्पाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस है। ब्रेन में क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन होता है वैसे होता है। दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। ग्रे मैटर का मतलब है हमारा साइटोन कहां पर होता है, आउटर एरिया। और जो व्हाइट मैटर होता है वो कहां पर होता है, इनर। और स्कैन पर तो इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर इनर होता है, इनर साइड पर। जो व्हाइट मैटर होता है वो कहां होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हम आते हैं इसकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये हमारा ब्रेन, हम ये डिफरेंट वर्ड था। तो यहाँ पर जो नर्व्स हैं, ये कौन सी नर्व है, स्पाइनल, सॉरी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है यहाँ पर, और ये कौन सी नर्व्स हैं, ये ज्यादा स्पाइनल। क्रेनियल नर्व्स तो मैसेज ले जाती है लकी कहां से, आईज से, ईयर से, टंग से, हाइवाइड से, इन सब से। तो स्पाइनल नर्व्स में जो मैसेज आ रहा है या मैसेज कन्वे हो रहा है कहां से हो रहा है, बाकी के पूरे ऑर्गन से। और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो केवल समझ जाता है वो मैसेज को कन्वे करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स सिस्टम, प्रतिवर्ती क्रिया।
क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? इस द इनवॉलेंटरी सडन रिएक्शन टू ए स्टिमुलस। कोई भी उद्दीपक जो मिला शरीर को प्रभावित कर रहा है उसे स्टिमुलस कहते हैं। उसके वॉलेंटरी और सडन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कोई चीज उड़ती हुई आती है आपकी पलक के पास, तो भाई पलक झपक जाती है, ब्लिंकिंग हो रही है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, अनैच्छिक। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया है, और जिस मार्ग से हो गई क्रिया संपन्न हुई दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क प्रतिवर्ती चाप। जो प्रतिवर्ती क्रिया है हमारी सर होती है, सडन होती सर है, आप क्विक। हाँ बेटा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, मैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बता रहा हूं कि बॉडी में होने वाली इनवॉलेंटरी सडन रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल ना होकर के स्पाइनल कॉर्ड बने, किससे कंट्रोल हो रही है? रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरुरज्जु होता है उससे कंट्रोल होती है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आप सो रहे हैं, सोते समय अचानक पैर में कोई जलती हुई अगरबत्ती छिड़ा देता है, तो हम पहले जग करके इधर उधर नहीं देखते, पहले हम अपने झटके से पैर हटाते हैं सोते समय ही, फिर नींद खुलती चारों तरफ देखते हैं किसने ऐसा किया है। तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र। इट इज आल्सो द स्लो, ठीक है ना, स्लो है, मैसेंजिंग सिस्टम, स्लो मैसेंजिंग सिस्टम है, धीमी गति से हो रहा है। एंड इसमें जो केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द हार्मोन। एंड केमिकल रिलीज इज नोन एज हार्मोन। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। अब आपको हार्मोन बताने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड। एनी सेल, कोई भी कोशिका, ऊतक या अंग अगर किसी पदार्थ को स्रावित करते हैं, मुक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लैंड। और ग्लैंड इज ऑफ थ्री टाइप्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी। तो अपने द्वारा निर्मित पदार्थ को किसी नलिका द्वारा शरीर से बाहर या टारगेट तक पहुंचाते हैं। जैसे लीवर है, वो अपने द्वारा स्रावित जो हेपेटिक जूस है, बाइल जूस है, उसको कहां तक ले जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। इसी के अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो अपने द्वारा किसी ट्यूब के द्वारा ये नलिका तक ले जा रहे हैं टारगेट। एंडोक्राइन that is called the अंतःस्रावी, also called the Pachyderm gland। ठीक है, और ये जो Pachyderm gland है, सिक्रीट हार्मोन। अब हार्मोन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। हार्मोन ग्रीक वर्ड है हार्माइन से बना है। हार्माइन मींस होता है टू स्टिमुलेट,
अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो लक्ष्य तक पहुंचकर जैविक क्रियाओं की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। ये जंतु और पौधे दोनों में पाए जाते हैं, स्लो मैसेंजर का कार्य करते हैं, जबकि नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में, एनिमल्स में पाया जाता है और फास्ट मैसेंजर। अब इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन की एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी एक्सेट्रा, और ये बहुत है, 4 मेन। थायराइड ये हमारे ग्रीवा में जो थायराइड ग्रंथियां नहीं थी, पढ़ते सबसे पहले पढ़िए थायराइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट लीवर है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है। ऐसी, ठीक है, और चारों कोनों पर यहाँ पैराथायराइड होता है। अब इसको जो है एंडोस्टाइल के होमोलॉगस माना गया है। कशेरुकी तंतुओं में एक पार्ट होता है एंडोस्टाइल, उसकी होमोलॉगस होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ईवा में साउंड बॉक्स के नजदीक पाई जाती है, एंड रिलीज ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मेंटेन्स द पीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाओं की जो दर है, आधार उपपचयी दर, उसको मेंटेन रखता है थायरोक्सिन। इसके अलावा थायरोक्सिन का एक और फंक्शन है, क्या करता है ये, कि हमारे शरीर में या जिन जंतुओं में लार्वा उत्पन्न होता है, तो लार्वा से एडल्ट के बनने की क्रिया मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस हिंदी में कहते हैं कायांतरण, क्या कहते हैं, कायांतरण। ये कायांतरण को प्रेरित करता है, तो कायांतरण का मतलब है आपका किस्में बदलना, एडल्ट में बदलना, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये भी थायरोक्सिन का काम है, ठीक है। इसकी कमी से लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और ये हार्मोन बनता कैसे है, ये हमारे फूड से, सोर्स से, जो भोजन है उससे आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, इसको आयोडीन, और उसी आयोडीन से हार्मोन बनाता है थायरोक्सिन। तो हमारे जो भोजन है अगर उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट या डिसीज उत्पन्न हो जाती है, फंक्शनल डिसीज उत्पन्न हो जाती है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई, थायरोक्सिन लेवल, तो क्या होगा, हमारी थायराइड ग्लैंड साइज अपना बढ़ाएगी, जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सके, तो इसके कारण से हो जाएगा वाइटर। वाइटर माने अगर इस हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो एक डिसीज होती है हाशिमोटो डिसीज। हाशिमोटो डिसीज में क्या होता है कि ये हमारा थायराइड बर्स्ट करके, अब थायराइड ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि इतना माइन्यूट अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट करता है कि हमारी बॉडी की सेल्स ही पहचान नहीं पाती ये हमारी बॉडी का सब्सटेंस है, तो इसको एंटीजन मानकर इसके प्रति WBC एंटीबॉडी बनाती है और थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देती है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, ये
थायराइड की कमी से होता है। अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं यहाँ पर हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर तो थायरॉक्सिन लेवल क्या हो जाएगा, हाई। ज्यादा मात्रा में स्पीड होने पर उस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो डिसीज उत्पन्न होगी उसे कहेंगे यहाँ पर एक्सोथेल्मिक वाइडर। आंखें ऐसे बाहर की तरफ निकलती प्रतीत होंगी, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है, और आंखें डरावनी हो जाएंगी, इसे कहते हैं एक्सोथेल्मिक वाइडर। इसके बाद हम आते हैं इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड में। इसमें थायराइड के चारों कोने पर पाई जाती है और क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट्स पैराथायरॉइड। क्या करता है ये, मेंटेन कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल। कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल कितना रहता है, मेंटेन किए रहता है ये। ठीक है, इसकी कमी से कितनी रोग हो जाता है। हम आते हैं किसमें, एड्रिनल ग्लैंड में। कहाँ पाई जाती है, ये किडनी है, किडनी के टॉप पर यहाँ पाई जाती है। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी। और ये दो भाग में बटा हुआ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स भाग एक परिधीय भाग, वो यहाँ पर तीन हार्मोन सिक्रीट करता है। एक यहाँ पर सिक्रीट करेगा कौन सा, जो हमारा बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करता है, इसे कहते हैं यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मिनरल की मात्रा को मेंटेन करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है। तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। ठीक, इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी में मिनरल्स की मात्रा असंतुलित हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक, थायराइड इससे पहले पढ़ा दिया, थायराइड की कमी से एक और रोग हो रहा था। थायराइड की कमी से कौन सा, कि व्यक्ति क्या हो जा रहा था, द्वार हो जा रहा था बौना। और जो बौना हो रहा है दैट इज मेंटली एंड फिजिकली द्वार, मानसिक बौना और शारीरिक। सर्कस से जो जोकर होते हैं वो थायराइड ड्वार्फ नहीं, वो पिट्यूटरी ड्वार्फ। वो मेंटली क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप होते हैं, फिजिकली ड्वार्फ होते हैं। लेकिन थायराइड ग्रंथि की कमी से या थायराइड हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है थायरॉक्सिन, उसकी कमी से जो शिशु होते हैं वो क्रेटेंस हो जाते हैं। क्रेटेंस मतलब जन्म में भाग नहीं ले सकते, जन्म नहीं कर सकते, एंड फिजिकली एंड मेंटली द्वार, शारीरिक बौने, मानसिक एंड नाम है फाइव उस परिस्थिति से लड़ना है या वहां से तेजी से निकल कर भाग जाना है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको बताने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, सेम हार्मोन है। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, ओके। फिर हम आते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड।
also known as the master gland, because it controls all the activities of other endocrine glands की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के कारण मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेला टर्सिका नामक ग्रंथ होता है, वहां पर मटर के दाने नुमा रचना होती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट। अब पिट्यूटरी में दो भाग होता है, पिट्यूटरी एंड फर्स्ट। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरोहेड। अब पिट्यूटरी फर्स्ट पिट्यूटरी जो है छोटा सा भाग होता है, केवल दो हार्मोन स्पीक करता है यहाँ पर। एक को कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दूसरे को कहते हैं ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए, ठीक है। एज वेल एज जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय हमारे यहाँ पर पेल्विक गर्डल को फीमेल्स के फैलाने का कार्य करता है, रिलैक्सिंग भी करता है उसको। तो वैसोप्रेसिन स्टार्ट रहा एंटी हमारे यूरिन में जो वाटर का लेवल है उसको कम या ज्यादा करने का कार्य, मूत्र को डाइल्यूट या कंसंट्रेट करने का कार्य वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन या एंटी डायबिटिक हार्मोन ऑफ सिक्रेटेड बाय पोस्ट पिट्यूटरी। ये फर्स्ट पिट्यूटरी कौन सा है? अब पिट्यूटरी से 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? पहला है यहाँ पर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि अपना हार्मोन सिक्रेट करे। दूसरा आंसर है आप कौन सा? ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड को ये उसके कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है कि अपना हार्मोन क्या करे? सिक्रेट करे। फिर इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहते हैं कोशिका प्रेरक हार्मोन। नर और मादा युग्मक के बनने की क्रिया के लिए सबसे पहले जो सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया और ओवोनिया, उसको प्रेरित करता है कि तेजी से शुक्राणु और अंडाणुजन क्रिया आगे बढ़े। फिर इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणुजन को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। तो थायराइड को स्टिमुलेट कर सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर सकता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मेलानोसाइट मेलानिन वर्णक हमारे शरीर में होता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम पढ़ें। कौन सा है? ग्रोथ। इस हार्मोन के कारण ही बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। और इसका जो नाम है उसको कहते हैं सोमैटोसिस। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा?
लो लेवल। अगर लो लेवल हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी द्वार, फ्रीक्वेंसी द्वार मतलब तो फिजिकली द्वार होगा, फिजिकली द्वार बट मेंटली डेवलप। जबकि थायराइड की कमी से, जो थायरॉक्सिन नामक कमी से ड्रॉप हुआ था, दैट इज फिजिकली एंड मेंटली ड्रॉप। अगर इसका लेवल बढ़ जाए, हाई लेवल हो जाए तो हार्मोन का, तो फिर क्या होगा? फिर तो ग्रोथ जो होगी वो होगी आपका गिगेंटस, गिगेंटस में भी का ओवर ग्रोथ है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है यहाँ पर? एक्रोमेगेली, काइफोसिस, कुबड़ापन, ये सारे सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पढ़िए। एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, मिश्रित ग्रंथि है वैसे वो, पैंक्रियास, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, मिश्रित ग्लैंड है जिसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। कौन सी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका अधिकांश भाग 98% एक्सोक्राइन पार्ट होता है, पास का 98%, और एंडोक्राइन पार्ट होता है वो 1 या 2% होता है, ठीक है। तो इस एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं यहाँ पर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एनएससी जो है इसमें अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा 4 कंडीशन होती है, उससे दो ही तरह की है। जो अल्फा सेल्स होती हैं वे हार्मोन बनाती हैं यहाँ पर ग्लूकेगान, और जो बीटा सेल्स होती हैं वो जो हार्मोन बनाती है कार्डियक, ठीक है। अब देखिए गाइस, हमारे बॉडी में या ब्लड में जो भी ग्लूकोज है, ब्लड में क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज। अब ये पूरा ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ब्लड में आ गया। अगर हम इसको स्टोर नहीं करेगी हमारी बॉडी तो पूरा ग्लूकोज ब्लड में रहेगा और फिल्टर हो जाएगा, किडनी से यूरिन से निकल जाएगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम मशीन का धागा लपेट लेते हैं तो कम जगह पर आ जाता है, उसी तरह से सब्सटेंस है यहाँ पर ग्लाइकोजन। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द इंसुलिन हार्मोन। और कहाँ स्टोर हो जाता है? हमारे लीवर में और मसल्स स्टोर हो जाता है। हाँ, इस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। जैसे हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो पूरा ग्लूकोज हमें नहीं मिल रहा, तो उस समय ग्लाइकोजन हमारा वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, हमको एनर्जी देता है। तो अब ये जो है इस समय हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो अब ये जो है ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कन्वर्ट होता है किस कारण से? इसको कहते हैं ग्लूकेगान। और ये जो हो रहा है अल्फा सेल ग्लास की जो हार्मोन है, इस प्रोसेस का ग्लाइकोजेनेसिस माने टूटना, इसका टूटना ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस माने बनना, किसका बनना? ग्लाइकोजन का। तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन से निकल जाएगा, आपको कमजोरी आ जाएगी। तो आप उसका टेस्ट कराते हैं, कहते हैं डायबिटीज हो गई है।
तो इसकी कमी से जो होता है डायबिटीज मैंने मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं फुल नेम। और अगर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन जबरदस्ती लगा दिया जाए डायबिटीज ना हो, पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल एकदम से खत्म हो जाएगा, तो आपके ब्रेन में अटैक पड़ेगा, उसे कहते हैं ब्रेन शॉक। और आपके नर्वस सिस्टम को क्या नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और कोमा में चले जाएंगे, डेथ। ठीक है, हमने आपको आज जो है एसटीटी सिस्टम बता दिया, नर्वस सिस्टम बता दिया, और एंडोक्राइन सिस्टम बता दिया। हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पता है कि मनुष्य कैसा होता है, होता है, होता है, इसका मेल दोनों का अलग अलग होता है। तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर फीमेल। सबसे पहले रिप्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन, अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। और जो हम इसमें भाग लेते हैं वो जन्म कहलाते हैं, और ये मिलकर जन्म कहलाते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आप देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, this is called the scrotum, also called the testis sac, वृषण कोश। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन तो हमारा टेस्टिस है, वृषण। अब वृषण के अलावा अन्य सहायक अंग कौन से हैं, सहायक अंग टेस्टिस सैक है। फिर इसके बाद यहाँ पर शुक्रवाहिनी एपिडाइडिस है, एपिडाइडिस। फिर इसके बाद शुक्रवाहिनी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। फिर सहायक अंग में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पर काउपर ग्लैंड है, बल्बी वेसिकल ग्लैंड है। सबसे मेरे टेस्टिस वृषण यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे टांगों उदर गुहा के नीचे वृषण टांगों के अगल बगल या बीच में उभर आते हैं, जिसमें तो जन्म के समय वृषण इसके अंदर आ जाता है, ये टेस्टिस। इसका लाभ क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थैली में रचना होती है, जिसको वृषण कहते हैं, यहाँ पर उसको हवा लगती रहती है, टेम्परेचर लो रहता है, जिसके कारण से वृषण आसानी से नर युग्मक या मेल गेमीट या स्पर्म बनाता रहता है। तो टेस्टिस सैक में टेम्परेचर कम रहता है, यही इसका क्या है, बेनिफिट है। फिर ये जो टेस्टिस हमारा ओवल स्ट्रक्चर होता है, पेनिस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक पेयर में जुड़े होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल, और चारों ओर से जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका वैजाइना मेम्ब्रेन। अब वृषण के अंदर नर युग्मक बनते हैं, इसलिए वो कहते हैं शुक्राणु नहीं बढ़ेंगे, और इसमें यहाँ पर एक उल्लिख नलिका होती है, इसे कहते हैं एपिडाइडिस। तो एपिडाइडिस का काम क्या है, शुक्राणु को पोषण देना। और फिर इसके बाद ये नलिका ये शुक्रवाहिनी है, वो शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। और दोनों शुक्रवाहिनियां आकर के यहाँ पर जिस रचना में खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर लगा हुआ है शुक्राशय, इसमें खुलने के पहले ये बनाती है स्क्लर नलिका, और फिर इसके बाद स्पूल में भी जाती है, और इसके दोनों यहाँ पर है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर बार्बोयूथल ग्लैंड, और ये स्ट्रक्चर है पेनिस, इससे उनका शुक्राणु पानी करते हैं बाहर। अब आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो है जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो स्थायी विधियां होती है, उसमें यहाँ पर शुक्रवाहिनी को यहाँ से काट देते हैं। अब इसको काट के बांध देंगे तो इसे कहेंगे यहाँ पर बधिया करना, ठीक है।
उसमें यहाँ पर क्या होगा, एक होता है वेसेक्टोमी और एक होता है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में शुक्राणु को काट देते हैं, तो यहाँ से शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन यहाँ से होते हुए बाहर निकल नहीं पाते। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ करके यहाँ पर शुक्राशय में आते हैं, जो इसको यहाँ पर न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पर क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। और इसके बाद गर्मी जो ग्लैंड भी चिकना बड़ा साबित करता है और इस पेनिस नामक रचना से होते हुए जब चक्र भर जाता है तो ये पेनिस हार्मोन के कारण, एक्साइट होने के कारण ये इसका साइज बढ़ जाता है और यहाँ से जो सीमेन रिलीज होता है, सीमेन का मतलब है शुक्राणु प्लस पोषक पदार्थ, ठीक है, जो शुक्राणु क्या दे, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं। अब वृषण के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, युग्मक कैसे बन रहे हैं, ये है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो आप अगर शुक्राणु को वृषण का आंतरिक संरचना देखें तो वृषण की आंतरिक संरचना ऐसी, वृषण छोटे छोटे अनेक पिंडकों से मिलकर बनता है। इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होती है, कहते हैं यहाँ पर जर्म सेल्स, ये विभाजन करती है, इन सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये फिर विभाजन करती है, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये फिर विभाजन करती है, ये कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये फिर विभाजन करती है, ये कहते हैं स्पर्मेटिड्स, और ये फिर काम करती है, अंत में क्या बन जाता है, शुक्राणु। और इन शुक्राणु को पोषण देने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं, ये ठीक है, ये कहते हैं यहाँ पर नर्व सेल्स। और वृषण का एक और कार्य नर हार्मोन सीक्रेट करता है, तो यहाँ पर विशेष प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये जो अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, ये वृषण की आंतरिक संरचना थी मेल रिप्रोडक्टिव। हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका मदर, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या है, वो है भ्रूण अंडाशय। आप देखिए ऐसा स्ट्रक्चर पास में बना सकते हैं, जो ओवरी है अंडाशय, ये ओविडक्ट है जो बाकी वो अंडाणु को ले जाएगी, ये पार्ट यूट्रस है इसका, इसी ओविडक्ट को फर्टिलाइजेशन या फ्लोटिंग कहते हैं। इसका एक और नाम है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, जैसी का एक और नाम है यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में यहाँ ये वाला पार्ट कहलाता है सर्विक्स और ये वाला पार्ट है। तो अंडाशय के अंदर बने हुए अंडाणु जहां से मुक्त होकर अंडवाहिनी में आते हैं और इस वाले भाग से, वैजाइनल भाग से शुक्राणु को पेश करते हैं और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ पर इसमें दो कोर होते हैं। तो नीचे का जो कोर है वो है यहाँ पर वैजाइनल कोर और जो ऊपर का जो कोर है वो है यहाँ पर यूरिनल कोर, ठीक है, यूरिन या फिर यूरिन एक्सक्रीटरी कोर। और ये वैजाइनल कोर है
जनन मार्ग है, ठीक है, यहाँ से होकर शुक्राणु प्रवेश करते हैं। ये वाला ये जो मांसल फ्लैप देते हैं, इस फ्लैप के अंदर ये स्पोर सुरक्षित रहते हैं और इससे इस पूरे पार्ट को मॉस फ्लूइड कहते हैं। और जब निषेचन हो जाता है, बन जाता है, तो यहाँ आरोपित हो जाता है जहर को संहिता। ठीक, अब निषेचन में मेल और फीमेल गेनिस जब भी जाते हैं तो यहाँ पर निषेचन के बाद जब ह्यूमरस बनता है तो विभाजन करके भ्रूण बनाता है और आशय के अंदर जुड़ जाता है। ये फीटस हो गया, फीटस मदर से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, अब फीमेल्स में जो ओवरी के अंदर अंडाणु बनते हैं उसे कहते हैं अंडाणु जनन, और वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उसे कहते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, फीमेल्स में इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में अंडाणु का जो बनना प्रारंभ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेनार। प्रोडक्शन ऑफ अंडाणु का बनना शुरू होता है, ठीक है, सबसे ये होता है अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स का, और ये होता है मेनोपॉज। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होगी तो हुआ में नहीं बनेगा, उसे कहते हैं मेनोपॉज। ये फीमेल्स में होता है अप्रोक्सीमेटली 55 इयर्स। अब इसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र, वो से चल ये जैसा होता है, और ओवरी और गर्भाशय के अंदर ऐसा साइक्लिक चेंज होता है जिसके द्वारा यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। ओवरी के अंदर अंडाणु होते अंडवाही तक पहुंच रहे हैं, और गर्भाशय की दीवार में जो परिवर्तन हो रहे हैं साइक्लिक इवेंट। ठीक है, और जो 28 डेज का है इसमें अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग ये स्टेप हो रहा है, 3 स्टेप होता है। तीन स्टेप होंगे इसमें। कौन कौन सी स्टेज है? तीन। देखिए, जो पहली स्टेज है, पहली मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन ये पहले से 5 दिन की अवधि इसमें लगातार गर्भाशय की पुरानी दीवार विखंडित होकर बाहर निकलती है और ब्लड के साथ, इसीलिए इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी होती है यहाँ पर प्री ओव्यूलेटरी फेज, पूर्व अंडोत्तर अवस्था। ये 6 to 30 डेज की होती है, 31 से, ठीक है, और ये 6 से 30। इस दौरान फिर से अंडाशय के अंदर नए अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होता है, और फिर यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्तर में ओव्यूलेशन 14 डेज, और तीसरे स्टेज होता है आपको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पश्चोत्तर अवस्था। ये होता है 3 से लेकर 28। इस दौरान गर्भाशय की दीवार फिर से अपने आप को क्या करती है, मेंटेन करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से, और फिर से बनती है ताकि जब निषेचन हो जाए तो ये गर्भाशय भ्रूण को आरोपित करने के लिए अपने को क्या कर ले, प्रिपेयर कर ले। और अगर निषेचन नहीं हो पाया तो 28 दिन के बाद फिर से गर्भाशय में विखंडन और सूरी फिर से फैलाने लगेगा।
और अगर निषेचन हो गया तो मासिक चक्र की क्रिया बच्चे के जन्म तक रुकी रहेगी और तब तक नहीं प्रारंभ होगी जब तक कि शिशु का जन्म हो न जाए। ठीक है, तो हमने आज आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र बता दिया, तंत्रिका तंत्र बता दिया, उसके बाद शॉर्ट में हमने आपको कौन सा बताया, यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र और ये ज्वलन, इतने सिस्टम आपके हो गए। अब आपका यहाँ पर डीएनए की संरचना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास कैसे हुआ, ये कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं। इन टॉपिक्स को भी अभी हम समय मिलेगा तो इनको क्रमशः लेंगे। आपको भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लिक केंद्रक के अंदर उपस्थित अम्लीय प्रकृति का पदार्थ, उसका नाम, उसको न्यूक्लियन कहा गया और बाद में अम्लीय प्रकृति में क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले बाद में यहाँ पर देखा गया अम्लीय प्रकृति का है और फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड को दो बार बांट दिया गया, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड था। अब हम यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड की जो इकाई यूनिट, उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? तो हम डीएनए को भी कह सकते हैं इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आरएनए को भी कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, nucleic acid is of two types, DNA and RNA. Nucleic acid is made up of the nucleotide, which is the unit. Nucleotide is made up of base plus sugar plus phosphate. ठीक है, हम एक एक चीज पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं बेस। बेस को हिंदी में कहते हैं समांतर। बेस का टू टाइप्स, first is called the purine and other is called the pyrimidine. pyrimidine यहाँ पर क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक होता है, द्विचक्रीय होता है। और ये क्या है, यहाँ पर होमोसाइक्लिक है या सिंगल साइक्लिक। इसमें आप देख रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन नंबर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है ए से नोट करते हैं और गुआनिन इसे नोट करते हैं जी। pyrimidine सिंगल साइक्लिक होता है, ऐसा स्ट्रक्चर मानते हैं। यहाँ पर नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो एग्जांपल है आईडी ई से शुरू होते हैं, साइटोसिन सी से शुरू करते हैं और यूरेसिल। डीएनए के केस में एडी होता है डबल बॉन्ड से थाइमिन से, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। इन केस ऑफ इसका मतलब है एक प्यूरिन जुड़ेगा तो दूसरा प्यूरिन। और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ में यूरेसिल से जुड़ जाता है, गुआनिन साइटोसिन से होता है इस आरएनए।
तो पहले तो हमने पढ़ लिया बेस, फिर हम आते हैं किसमें, शुगर। शुगर करते 5 टर्म की होती है और उसका नाम होता है राइबोज। आपको पता है 5 टर्म की, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CH2O, माने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1:2:1 का रेशियो होता है, तो C5H10O5। ये किसमें पाई जाएगी, आरएनए में, और डीएनए में नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज, और फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम हो गया तभी नाम है डीऑक्सी, डी में निकलना ऑक्सीजन, ये किसमें पाया जाएगा, स्ट्रक्चर दे रही है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसका शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है। और तीसरा पार्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट का सिंबल है NO2। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आंशिक पदार्थ होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एसिड इसी लगा अम्लीय प्रकृति का होता है। न्यूक्लिक एसिड की इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, और न्यूक्लियोटाइड का होता है बेस शुगर और फॉस्फेट में। बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में एग्जांपल एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन में थायमिन साइटोसिल्यूरेसिल। फिर इसके बाद शुगर 5 कार्बन की होती है, राइबोज होती है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, फॉस्फेट। ये तीनों आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिससे हम यहाँ पर डीएनए या आरएनए, ठीक है।